नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सचिन दुबे। आज हम बात करने वाले हैं कि अब से थोड़ी देर पहले ये अहम खबर आई कि हसन नसरुल्लाह मारा गया और हिजबुल्लाह की जो रीढ़ है वो खत्म करने की कवायद शुरू कर दी है इजराइल ने। और ये कहा जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो भी बचे हैं लीडर, हालांकि वैसे तो ये भी दावा है कि कोई लीडर बचा नहीं हिजबुल्लाह में, लेकिन जो बचा है उसके लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत जल्द उसका भी खात्मा होगा। और इस खबर के बाद अब हिजबुल्लाह ने इस बात का जिक्र किया कि हमारे पास हमले तो हुए हैं लेकिन नसरुल्लाह जिंदा है। और इसके बाद अभी खबर ये सामने आई कि ईरान ने भी इस बात का जिक्र कर दिया है कि अभी नसरुल्लाह जो है वो जिंदा है। लेकिन इजराइल ये कई बार दावे कर चुका है कि हम बैक टू बैक जो हमले कर रहे हैं, जिसमें कई सारे कमांडर्स, कई सारे और भी जो चीफ हैं, उन्हें हमने मार गिराया है। और जो हेडक्वार्टर पर कल हमला किया गया था उसमें नसरुल्लाह मारा गया, यानी कि अब आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह जो है वो खत्म हो जाएगा। ये जो इजराइल का एकमात्र लक्ष्य अब बचा हुआ था वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी जब ये खबर सामने आई कि नहीं, ईरान ने और हिजबुल्लाह ने मना कर दिया है कि नहीं, अभी नसरुल्लाह जिंदा है, तो अब अगला कदम क्या होगा इजराइल का, सबकी नजर इसी बात पर टिकी नहीं, है। देखिए, आईडीएफ ने बाकायदा ट्वीट किया है और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि अब इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो अगर आईडीएफ ने ट्वीट किया है तो ऐसे हवा में ट्वीट करने की कोई मतलब नहीं है। लेकिन अलग अलग थ्योरी आ रही है। हमारे साथ हमारे जो सहयोगी हैं सुमित दुबे, वो भी जुड़ चुके हैं। ये बताइए कि अब दो अलग अलग तरीके के बयान है। वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं जिंदा है, कुछ लोग कह रहे हैं मर गया। क्या है, मतलब आपके पास क्या जानकारी? अभी तक जो जानकारी है, देखिए आईडीएफ की तरफ से ट्वीट किया गया, हाँ, पिक्चर्स जारी की गई, कुछ पिक्चर्स आईडीएफ की तरफ से भेजी गई है उस ऑपरेशन को दिखाते हुए कि जब ऑपरेशन चल रहा था तब आईडीएफ के या इजराइल के मिलिट्री हेडक्वार्टर में क्या चल रहा था, लोग किस तरीके से उसको मॉनिटर कर रहे थे। मुझे लगता है कि अगर नहीं मौत हुई है नसरुल्लाह की, तो अब तक कम से कम उनका कोई वीडियो, कोई फुटेज या कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए था। वो अभी तक नहीं आ सका है। और इतना बड़ा अगर दावा आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है, और वो दावा आप देखिए, कल हमला हुआ था, कल से चर्चाएं केवल चल रही थी कि नसरुल्लाह की मौत हो गई है। आईडीएफ की तरफ से दावा नहीं किया गया था, न्यूज चैनल्स पर खबर है। बिल्कुल आज दावा किया गया है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने कंफर्म किया होगा। और जिस तरीके से जो हमला किया गया है, जितने मैग्नीट्यूड के बम गिराए गए हैं वहां पर, इतना बड़ा हमला किया गया और बंकर भेदी बम थे सारे के सारे, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है अगर बचना मुश्किल है शायद हिजबुल्लाह के चीफ का। लेकिन अगर ये भी सवाल पूछा गया कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। कई सारे एक्सपर्ट्स हैं, स्टेटमेंट लगातार सामने आ रहे थे। आप प्रूफ कैसे करेंगे कि नसरुल्लाह मारा गया? ना कोई डीएनए, ना कोई सबूत, ना कोई प्रूफ। और जैसा कि आपने कहा कि जैसा हमला हुआ है, मुश्किल है कि वो बच पाए होंगे। नहीं, प्रूफ और कोई सबूत मिल पाएगा? प्रूफ तो इनको करना है, प्रूफ तो हिजबुल्लाह को करना है कि हमारे नसरुल्लाह जो चीफ हमारे जिंदा है, आप दिखाओ उनको। वैसे एक बात मैं बताऊं कि शायद साल 2006 के बाद से ही, जब इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग हुई थी, तब से लेकर अब तक नसरुल्लाह कभी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं दिखाई दिए थे। वो हमेशा गुप्त स्थान पर बंकर में रहते। उन्हें मालूम था कि उनकी जान को खतरा है। उससे पहले के जो उनके प्रेडिसेसर थे, जो हिजबुल्लाह के पहले वाले चीफ थे, उनको भी इजराइल ने 92 में आई थिंक शायद हेलीकॉप्टर में क्रैश करा के मारा था। 97 में मेरे ख्याल से कि 92 में इन्होंने मारा था और ये नसरुल्लाह इसके चीफ बने थे। तो इजराइल की तो हिस्ट्री रही है कि उसको जो भी खतरा दिखता है, जो भी चेन ऑफ कमांड है, उनको कमांडर्स को टारगेट किलिंग करते हैं। आपने देखा कि पिछले कुछ दिन से हिजबुल्लाह के अलग अलग फौज शुकर थे या इब्राहिम अकील। नहीं, मैं वही कह रहा था, मैं वही रिपोर्ट देख रहा था कि फुआद शुकर हो, इब्राहिम अकील हो, अली काकरी हो, वसीम अल तलीब हो, तालिब सलीम अब्दुल्ला हो, मोहम्मद नासिर हो, ये सारे के सारे जितने कमांडर थे, जो लीडरशिप थी, तो पूरी खत्म हो गई। लीडरशिप खत्म हो गई, लेकिन मुझे लगता है अंजीत के हिजबुल्लाह खत्म नहीं होगा। हिजबुल्लाह एक्चुअली जो एक फिल्मी डायलॉग लग सकता है, हिजबुल्लाह एक संगठन है, हिजबुल्लाह एक सोच है। आप अगर ये देखेंगे कि आपको लगे कि अगर शायद इजराइल हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा, तो मुझे नहीं लगता खत्म कर पाएगा। क्योंकि हिजबुल्लाह एक जो पॉपुलेशन है पूरी की पूरी लेबनान की, आप पहले लेबनान को थोड़ा सा समझ लेते हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल बताइए। हाँ, तब समझ में आएगी। बिल्कुल, हाँ। लेबनान एक मुल्क है जो कि जिसमें बेसिकली तीन धर्म के लोग वहां पर रहते हैं। उसमें सुन्नी मुस्लिम है, उसमें क्रिश्चियन लोग रहते हैं और उसमें शिया मुस्लिम रहते हैं। शिया मुस्लिम जो है, जो बेक्का वैली है या बैरूत का जो दक्षिण का इलाका है, दक्षिण लेबनान का इलाका है, वहाँ शिया मुस्लिम की मेजोरिटी है। नसरुल्लाह खुद शिया को बिलीव। और वो इलाका जो है इजराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर से मिला हुआ है। ठीक है, वो उसके पास पूरा एक सपोर्ट है हिजबुल्लाह के पास, उस पब्लिक का। हिजबुल्लाह बना क्यों? हुआ ये था कि जो फिलिस्तीन के लोग थे, पीएलओ के लोग थे, वो वारदात करके यहाँ पर इजराइल में छापेमारी करके वो लेबनान में जाकर छुप जाते थे।
इसराइल ने कई बार कोशिश की कि उन्हें समझाया जाए, लेबनान की गवर्नमेंट उसको प्रेशर ना दे। जब नहीं हुआ तो इसराइल की फौज लेबनान में घुसी और वहां कई सालों तक रही। उस फौज को भगाने के लिए ही हिजबुल्ला का गठन हुआ। कई कई छोटे छोटे संगठन थे, बाद में हिजबुल्ला बना, उसको ईरान ने सपोर्ट किया था बेसिकली। ईरान भी एक शिया मुल्क है और शिया मुल्कों का लीडर है, हम कह सकते हैं ईरान को। उसके सपोर्ट से हिजबुल्ला बना और जो पहले उसके चीफ थे नसरल्ला ने भी ज्वाइन किया, वो भी बेरूत के ही रहने वाले थे बेसिकली। और साल 2000 में जब जो छापामार लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई चलती रही, फाइनली इजराइल को अपनी फौज को वापस लेना पड़ा था। उस समय हिजबुल्ला चीफ थे और वो हिजबुल्ला माफ कीजिए नसरल्ला चीफ थे और वो नसरल्ला की सबसे बड़ी कामयाबी थी। और उसके बाद ही मेरे ख्याल से ये हीरो भी बन गए। इनको एक ऐसा पिक्चराइज किया गया कि नहीं, हीरो तो वो उसी समय बन गए थे जब 92 में उनके जो प्रेडेसेसर थे उनकी मौत हुई थी और उसके बाद नसरल्ला ने चीफ बनने के बाद उसका इंतकाम लिया था। 2-3 घटनाएं हुई थी। उत्तरी इजराइल में रॉकेट दागे गए थे, एक शायद बच्ची की मौत हुई थी। टर्की में इनके एक राजदूत की हत्या की गई थी इजराइल की। और ब्यूनस आयर्स जो अर्जेंटीना की राजधानी है, वहां पर इजराइल की एम्बेसी पर हमला किया गया था जिसमें भी कई दर्जन लोग मरे थे। वही नसरल्ला पब्लिक की दुनिया की नजर में आए थे कि एक चीफ हिजबुल्ला का ऐसा है जो बदला ले रहा है। साल 2000 में जब इजराइल की फौजें लेबनान से वापस गई, तब नसरल्ला का ऐलान किया। नसरल्ला ने कहा कि पहली बार हुआ है जब किसी अरब लीडर ने या किसी अरब फोर्स ने इजराइल को हराया है। इजराइल जब से बना है तब से लेकर अब तक उसने कई सारे युद्ध लड़े। 3 अरब इजराइल युद्ध हुए, तीनों में इजराइल जीता था। पहली बार ऐसा हुआ था कि इजराइल की फोर्सेस को वापस जाना पड़ा। 2006 में दोबारा लड़ाई शुरू हुई हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में। 34 दिन की लड़ाई रही। वो लड़ाई बेनतीजा रही, यानी उसमें भी इजराइल नहीं जीत सका। वही वो समय था अजीत के इजराइल को ये लगा कि एक बार हिजबुल्ला के साथ आर पार की लड़ाई करनी जरूरी है। क्योंकि हम अगर इजराइल के नक्शे को देखेंगे, एक और उसके इजिप्ट है, एक वो जॉर्डन है, ये वो सीरिया है, ये वो देश हैं जो कि उसके कभी दुश्मन हुआ करते। यही 3 देश मिलकर उसके खिलाफ जंग लड़ते थे। इजिप्ट और जॉर्डन उसके दोस्त बन गए, अमेरिका ने उनकी दोस्ती करा। ठीक बात है, हाँ, है ना। सीरिया अपने जो बशर अल असद है वो अपनी सिविल वॉर में उलझे हुए हैं। उसके बॉर्डर पर जो एकमात्र मजबूत दुश्मन था वो हिजबुल्ला लेबनान, वो उसको खतरा है। और अब ये जंग क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि जब से लड़ाई तो ये हमास और इजराइल। हाँ, ये बहुत लोगों के जहन में सवाल आता होगा कि भाई अटैक हमास ने किया था, दुश्मनी पूरे इजराइल की हमास से थी, इसमें हिजबुल्ला क्यों कूद पड़ा? बेगानी शादी में कैसे नसरल्ला शहीद हो गया? हुआ ये था कि जब हमास पर 7 अक्टूबर को जो हमास का हमला हुआ और उसके बाद जब इजराइल ने गाजा पट्टी में हमले करने शुरू किए, तो वो सारी रिपोर्ट्स इस तरीके से आई कि इजराइल की फौज बड़ी बेरहमी के साथ हमला करती है। वो फिर नहीं देखते हैं कि कौन से वीरन मर रहा है, बच्चे, स्त्री, और युद्ध में ये सब नहीं देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद उसी समय से हिजबुल्ला ने नॉर्दर्न बॉर्डर पर प्रेशर बनाने के लिए इजराइल के ऊपर रॉकेट्स दागना शुरू किया। हिजबुल्ला का कहना था कि जब तक आप गाजा में लड़ाई नहीं बंद करोगे, हम यहाँ पर आपसे रॉकेट दागते रहेंगे। इजराइल का पूरा फोकस हमास पे था, गाजा पट्टी पे था, जो कि उसके साउथ में है ना। तो हुआ ये कि नॉर्दर्न इजराइल में जो उसके करीब 1 लाख के आसपास लोग, करीब 70-80 हजार लोग रहते थे, उनको वहां से पलायन करना पड़ा। और आप वर्चुअली देखिए तो डिफैक्टो तरीके से देखें तो इजराइल अपनी ही जो टेरिटरी थी उस पर इजराइल का कंट्रोल नहीं रहा। क्योंकि उसके जो लोग रहते थे, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका कभी भी हिजबुल्ला के रॉकेट आगे गिर जाते थे, लोग वहां से भाग गए अपनी जान बचाने के लिए। तो फिर ये उनके लिए, इजराइल के लिए जरूरी था कि वो अपनी ताकत को एक बार साबित करें और हिजबुल्ला को थोड़ा सा टाइट करें। इस लेवल पर ले जाएंगे, इसकी कई सारी थ्योरीज आ रही है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नसरल्ला की मौत हो गई है ना। कई थ्योरी सामने आ रही है। एक थ्योरी ये आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो अपने घरेलू पॉलिटिक्स में इस कदर वीक है, फंसे हुए हैं अभी बहुत बुरी तरह से, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से लड़ाई इतनी लंबी चले, वो एक हीरो की तरह पेश हो। क्योंकि 7 अक्टूबर के जो हमले हुए थे वो कंप्लीटली इंटेलिजेंस फेलियर था। बिल्कुल सर, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस का फेलियर होना बहुत बड़ी बात है। उसके मतलब छींटे जो है नेतन्याहू के ऊपर भी थे। अपनी इमेज को चमकाने के लिए गाजा में आप पूरी तरीके से हरा नहीं पा रहे हैं हमास को। हमास के लड़ाके अभी भी आप पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाए गाजा में। अपनी इमेज को चमकाने के लिए और एक बड़े लेवल पर एक बड़ा युद्ध, इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट ये भी है कि इजराइल चाहता है किसी भी तरीके से ईरान इस युद्ध में शामिल हो। ईरान जब युद्ध में शामिल होगा तो फिर अमेरिका भी आएगा। तो अमेरिका जब आएगा तो ईरान तहस-नहस हो जाएगा, क्योंकि ईरान के परमाणु बम से इजराइल को डर लगता है। नहीं तो ईरान के परमाणु बम से तो हमें लगता है सिर्फ इजराइल को नहीं, अमेरिका को भी डर लगता है। हाँ, नहीं लेकिन इजराइल देखिए परमाणु बम होना एक अलग चीज है। क्योंकि वो थ्योरी मुझे याद है जब इराक परमाणु संपन्न होने वाला था और अचानक से इनकी जहाज जानती हैं और वहाँ बम गिरा के चले आते हैं। इराक नहीं होने वाला था क्योंकि इराक
में तो कुछ था ही नहीं, ये तो झूठ बोला गया था कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के है उनके पास, सद्दाम हुसैन के पास। हाँ। टोनी ब्लेयर ने झूठ बोला था और ये अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हमला किया था इराक पर, सद्दाम हुसैन की सत्ता को हटाया था, जबकि कोई ऐसा नहीं, weapon उससे पहले जब इजराइल ने बम गिरा दिया था ये ईरान के सेंटर, हाँ ईरान के उसमें कि ईरान के- ये परमाणु संपन्न होने वाला है। ईरान के परमाणु बम से डर इनको लगता है क्योंकि परमाणु बम होना एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस है। आप ये मान के चलिए कि वो एक तरीके से सुरक्षा की गारंटी है किसी देश के पास परमाणु बम। क्या आप उसको बर्बाद करेंगे तो वो आपको एक चीज और है, आप ठीक कर, जैसे अगर ईरान परमाणु संपन्न हो गया तो मुझे लगता है मिडिल ईस्ट में अमेरिका भी कमजोर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होगा। देखिए ईरान परमाणु, वो जो मैं आपको शुरू में बता रहा था कि परमाणु शक्ति संपन्न देश होना एक अलग बात है, आपके पास परमाणु बम होना एक अलग बात है, आपके पास उसकी लॉन्च करने की क्षमता होना दूसरी बात है। आप ईरान के पास मिसाइलें हैं, उसकी मिसाइल की रेंज आप देखेंगे 2000-2500 किलोमीटर मैक्सिमम रहती है, 3000 किलोमीटर रहती है, तो वो अमेरिका में तो नहीं कर पाएगा लॉन्च उसको, लेकिन वो इजराइल को नहीं कर सकता है। इजराइल को इस बात का खौफ है। अभी जो पावर का बैलेंस है पूरे मिडिल ईस्ट में, वो शक्ति संतुलन इजराइल के पक्ष में झुका हुआ कई दशकों से। अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वो पावर का बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ेगा। नेतन्याहू ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अमेरिका और ईरान का युद्ध कराया जाए, ईरान की परमाणु कार्यक्रम को तहस नहस कराया जाए, वहां रिजीम चेंज कराया जाए, दूसरी सत्ता लाई जाए, और जो खतरा उसको लगता है अपने अस्तित्व के लिए ईरान की तरफ से, वो खतरा दूर। आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में जैसे दो है सेक्ट, शिया और सुन्नी, आप देखिए कि जो सुन्नी मुस्लिम मत को मानने वाले देश हैं उनमें से ज्यादातर के साथ उसकी या तो दोस्ती हो चुकी है या दोस्ती नहीं है तो दुश्मनी भी नहीं है। सऊदी अरेबिया के साथ भी उसकी डील होने की बात हो रही है, जो सबसे बड़ा सुन्नी लीडर, सुन्नी मुल्कों का लीडर देश है। ठीक है, ईरान एक ऐसी पावर था जो अपने जो प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह, हूती, है ना, हमास हालांकि सुन्नी संगठन है, हमास, और इराक में भी एक दो संगठन है, सीरिया में भी एक दो इस तरह के मिलिशिया है, इसको बोलते हैं वो एक्सेस पावर, उसको नाम दिया है ईरान ने। वो एक्सेस पावर के साथ साथ ईरान जो है इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है, खासतौर से उसमें हिजबुल्लाह, क्योंकि बाकी की सीमा इजराइल से नहीं मिलती है। हिजबुल्लाह का जो एरिया, इन्फ्लुएंस का एरिया है साउथ लेबनान, उसकी सीमा इजराइल से मिलती है। और किसी भी युद्ध को आप जीतते हैं तो आप केवल एयर स्ट्राइक से युद्ध कभी नहीं जीतते, बिल्कुल ग्राउंड ऑफेंसिव लड़ना ही पड़ेगा। पैदल सेना आपको उसके बीच में पहुंचानी पड़ेगी, और उसके लिए मुफीद जगह लेबनान ही थी जहां से पैदल सेना जा सकती है। बिल्कुल। तो ये कई सारे सिचुएशन है, लेकिन अब ये देखना है कि नसरल्लाह की मान लीजिए अगर मौत हो गई है तो अब क्या होगा। तब आने वाले वक्त में अगला कमान कौन संभालेगा, सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर विराम देते हैं, अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ, और तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन डिजिटल। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।